तो पढ़ के आए हैं आप लोग लास्ट लेक्चर? क्या भाई, कल जो बोला था पढ़ के आने को, पढ़े हैं आप लोग? कोई जवाब नहीं दे रहा, मतलब 2-3 जवाब मिला है अभी तक बस, बाकी लोग खामोश है। प्रॉब्लम ये है ना, डिपेंडेंसी होती है हर चीज़ की दूसरे पर। तो जिस तरह चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, अगर आप उसको छोड़ते जाएंगे तो नहीं समझ में आएगी फिर वो क्लास में। फिर वो क्लास का टाइम तो एटलीस्ट आप वेस्ट कर ही रहे हैं। क्लास का टाइम ऐसा भी होता है कि कोई डाउट है तो आप क्लियर कर पाएँ उसको समझ के। अगर क्लास का टाइम समझ में आ रहा है तो दोबारा जब पढ़ेंगे तो रिवीजन होगा आपका। तो ये सब चीज़ें आप एक तरह से वेस्ट कर दे रहे हैं, अगर तैयारी करके नहीं आ रहे हैं क्लास में प्रॉपर्ली जो कहा जा रहा है। ओके, अरे यार, तो देखिए कल आप लोग से लैब में मैंने कहा था कि ट्रायंगल क्लास और उसके सब क्लासेस को टेस्ट करिए, मतलब जितनी भी फंक्शनलिटीज हमने लिखी है उन सबको टेस्ट करिए, राइट। कुछ लोगों ने भेजा भी था, कुछ कुछ हद तक कोशिश करी भी आप लोगों ने काफ़ी, जिन्होंने ऑनेस्टली करी उसमें। तो अगर हम टेस्ट केसेस लिखें ट्रिवियल वे में, है ना, मतलब ड्राइवर क्लास यूज़ करके, इसमें एक क्लास बना लें, फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्रायंगल बना लिया हमने, और टेस्ट ट्रायंगल को के अंदर हम मेन मेथड बना करके उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मेथड कॉल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि भाई जो आना चाहिए आउटपुट, वो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो कुछ इस टाइप का कोड होगा। देखिए आपने 3 ट्रायंगल बनाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस स्केलेट ट्रायंगल, राइट। ध्यान दीजिए तीनों में जो रेफरेंस टाइप यूज़ कर रहा हूँ मैं ट्रायंगल का ही यूज़ कर रहा हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू की जो है वो ट्रायंगल को यूज़ कर रहा हूँ रिफ़र करने के लिए ऑब्जेक्ट इसके चाइल्ड क्लासेस के, चाहे फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोस्केलेस हो, या फिर स्केलेन हो। और ये कोड कंपाइल होगा क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, प्रोग्राम टू सुपर टाइप प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें इज ए रिलेशनशिप ऑनर होती है। इसका मतलब जो चीज़ जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल, ये फ्रेज आपका करेक्ट है, ठीक है, तो तब तक आप सुपर टाइप से चाइल्ड टाइप को रिफर कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल टी एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ये भी वैलिड सिंटेक्स है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने का, राइट। आप ऐसे भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बिकॉज स्ट्रिंग इज अ क्लास अल्टीमेटली, राइट, इट्स अ क्लास। लेकिन ये हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में और ट्रायंगल में कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है, तो स्ट्रिंग इज नॉट अ ट्रायंगल, है ना। और यही तरीका आपको बताया था इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि अगर हम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल ट्रायंगल का यूज़ करें, यानी कि अपोजिट कर दें, और ऑब्जेक्ट ट्रायंगल का बनाएं, अगर ट्रायंगल अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती तो, ठीक है, तो वो भी फेल कर जाएगा, क्योंकि फिर हम बोलेंगे जब इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, नॉट नेसेसरी ट्रू, इट कुड बी एनी ऑफ द थ्री, बट सॉरी ट्रायंगल इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम बोले तो विच में फेल, ठीक है, ट्रायंगल मे नॉट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट कुड बी एनीथिंग। whereas if I say equilateral triangle is a triangle, that is 100% true, ठीक है। तो ये वैलिड है, ये इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि दोनों में क्लास हायरार्की में कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं बन रही है, राइट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब हमने क्या करा, ये T1 T2 T3
जो 3 ऑब्जेक्ट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल के लिए हमने बनाया था, इनकी प्रिंट इन्फो मेथड को कॉल किया, राइट। प्रिंट इन्फो मेथड हमने क्या करा है, इसी क्लास के अंदर, टेस्ट ट्रायंगल क्लास के अंदर हमने डिफाइन कर रखा है। इसमें देखिए जो पैरामीटर है इसकी, वो क्या रिसीव कर रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिसीव नहीं कर रही है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट को रिसीव नहीं कर रही है, या स्केलेन ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट को रिसीव नहीं कर रही है, बल्कि ट्रायंगल के रेफरेंस वेरिएबल से ऑब्जेक्ट्स को रिसीव कर रही है, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट इन तीनों में से किसी के भी हो सकते हैं, राइट। जहाँ पे इस मेथड का कॉल हुआ है मेन मेथड में, ऊपर आप देखिए, पहले प्रिंट ट्रायंगल इन्फो में मैंने T1 पास किया, जिसमें रियल ऑब्जेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रेफरेंस वेरिएबल ट्रायंगल है। दूसरे में T2 पास किया, जिसका रियल ऑब्जेक्ट आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल ट्रायंगल है। तीसरे में T3 पास किया, जो कि स्केलेन ट्रायंगल होगा, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल टाइप यहाँ भी ट्रायंगल है। तो ये तीनों सुपर टाइप में हमने पास करे हैं, और यहाँ पे जो रिसीव हुए हैं वो एज अ सुपर टाइप ही रिसीव हुए हैं, है ना। अब रिसीव होने के बाद क्या होगा, जब मैं ट्रायंगल करूँगा, तो आपको कल दिखाया था कि दिस विल ट्रांसलेट टू ट्रायंगल डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि प्रिंट एलन मेथड के अंदर है, प्रिंट एलन स्ट्रिंग को की उम्मीद कर रहा है। जावा के कोड में जाके हमने दिखाया था कि जो प्रिंट एलन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है, वो कहीं ना कहीं ले जा करके, अगर उसको स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, और फिर जब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा तो उस पर जा करके ट्रू स्ट्रिंग मेथड अपने आप इन्वोक कर देगा उसका, उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन फेच करने के लिए, क्योंकि प्रिंट एलन को प्रिंट क्या करना है, स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो ट्रू स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा इस पर। तो जो ट्रू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है, ये ट्रू स्ट्रिंग जो मेथड है अभी किस पे डिफाइंड है, आपके पास कोड भेज रखा है, देखिए फोन पे खोल लीजिए, कोड अभी खोल लीजिए, सारे ट्रायंगल और तीनों सब टाइप के कोड खोल लीजिए फोन पर। कोड भी मैंने कोई चेंज नहीं कराया, अभी कल जो भेजा था उसमें। सो सेइंग प्रिंट एलन के अंदर ट्रायंगल पास करना, दिस इज एज गुड एज इसके अंदर मैं टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करके मैं पास कर रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस करा था। कोड खोला आपने, क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, ये कोड खोल लीजिए। ये टू स्ट्रिंग मेथड किन किन क्लासेस में डिफाइंड है, चार क्लासेस में से ट्रायंगल और उनके तीन सब टाइप में से टू स्ट्रिंग मेथड किन किन क्लासेस में डिफाइंड है, ट्रायंगल में, और किसी में डिफाइंड है, और किसी में डिफाइंड नहीं है, राइट, सिर्फ ट्रायंगल क्लास में डिफाइंड है। तो जो चाइल्ड क्लासेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, ट्रायंगल रेफरेंस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट तो उनमें से किसी का होगा ना, लेकिन उनके पास जो टू स्ट्रिंग मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ट्रायंगल क्लास यानी पेरेंट क्लास के पास से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वही इन्वोक होगा, है ना। ट्रायंगल क्लास का इम्प्लीमेंटेशन क्या कह रहा है, आ रही है, आ रही है। ट्रायंगल क्लास का टू स्ट्रिंग का इम्प्लीमेंटेशन क्या कह रहा है, देखिए ये सिंपली क्या कह रहा है, रिटर्न, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जिसमें ऐसा मैसेज प्रिंटेड होगा, ट्रायंगल स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इज इक्वल टू, मैसेज यहाँ खत्म हुआ, उसमें कुछ अपेंड हुआ यानी जुड़ा, साथ में क्या जुड़ा हुआ, गेट टाइप जुड़ा, जो कि एक फ्रेज होगा, इक्विलेटरल है, आइसोस्केलेस है, स्केलेन है। गेट टाइप मेथड कहाँ डिफाइन है, यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, डिक्लेरेशन है, डिफिनेशन नहीं है। गेट टाइप की डिफिनेशन चाइल्ड क्लासेस में है, तीनों में है ना। तो ये कॉल अब वहाँ पे होगा, वहाँ से होगा, राइट। तो आइसोस्केलेस, स्केलेन या इक्विलेटरल यहाँ जुड़ जाएगा स्ट्रिंग में, फिर डबल कोट में कॉमा आ रहा है, फिर कॉमा जुड़ जाएगा, फिर क्या जुड़ रहा है, साइड से इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, फिर साइड 1 की वैल्यू जुड़ जाएगी, फिर कॉमा जुड़ेगा, फिर साइड 2 की वैल्यू जुड़ेगी, फिर कॉमा जुड़ेगा, फिर साइड 3 की वैल्यू जुड़ेगी, फिर
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होकर के सिंपल ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज होगी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, है ना। तो ये एक पूरी स्ट्रिंग बनेगी सिर्फ टू स्ट्रिंग के कॉल होने से, राइट। यानी जो टेस्ट ट्रायंगल मेथड हमने यहाँ कॉल किया है हर ट्रायंगल के लिए, तीनों टाइप के ट्रायंगल के लिए, तो बाकी लाइंस को अगर छोड़िए आप, तो सबसे पहली लाइन से जो आउटपुट आएगा, यानी लाइन नंबर 71 से जो आउटपुट आएगा, राइट, वो क्या आएगा उस फॉर्मेट में कि कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल टाइप इज इक्वल टू आइसोस्केलेस, स्क्लेन या इक्विलैटरल, और उनके साइड्स का की वैल्यू प्रिंट होकर के आएगी, राइट, ये आएगी, करेक्ट। अभी भी ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी ट्रायंगल के सब क्लासेस में टू स्ट्रिंग मेथड का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा है मैंने, राइट। लेट्स रन एंड चेक द आउटपुट फर्स्ट, तीनों का आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, ट्रायंगल टाइप इज इक्वल टू इक्विलैटरल, साइड इज इक्वल टू 555, पहला आउटपुट T1 के लिए, जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट था। ट्रायंगल इज इक्वल टू, ट्रायंगल टाइप इज इक्वल टू आइसोस्केलेस, साइड इज इक्वल टू 644, आइसोस्केलेस में दो साइड इक्वल होता है। T2 के लिए जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट आइसोस्केलेस ट्रायंगल का है। ट्रायंगल टाइप इज इक्वल टू स्क्लेन, साइड इज इक्वल टू 345, साइड कभी इक्वल नहीं होती है ऐसे स्क्लेन में, राइट, स्क्लेन की कंडीशन में। तो ये मैसेज प्रिंट होकर के आया टू स्ट्रिंग, जो कि ट्रायंगल क्लास में डिफाइंड है, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ कि इनमें से एक ट्रायंगल के सब चाइल्ड पे जाता हूँ, लेट्स से स्क्लेन में जाता हूँ, राइट, और स्क्लेन में मैं क्या करता हूँ कि जो टू स्ट्रिंग मेथड है इसको मैं ओवरराइड कर देता हूँ, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड सबसे पहले कहाँ डिफाइंड है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास में, सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट क्लास में, करेक्ट। उससे इनहेरिट हुआ ट्रायंगल क्लास में, ट्रायंगल क्लास ने उसको ओवरराइड करा ट्रायंगल की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए, राइट। अब ट्रायंगल क्लास से मैं उसको जब इनहेरिट होकर के आया स्क्लेन ट्रायंगल में, यहाँ मैं दोबारा से ओवरराइड कर रहा हूँ, यानी चेंज कर रहा हूँ सिर्फ स्क्लेन ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जो अब क्या प्रिंट करेगा, पहले तो मैं क्या कहूँगा, रिटर्न सुपर टू स्ट्रिंग प्लस डबल केस वी आर इन the two string method of scalene triangle and not in two string method of the ट्रायंगल क्लास, ठीक है। यानी क्या हो रहा है अब कि पहले सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब यानी पेरेंट क्लास का टू स्ट्रिंग तो कॉल करें ही करें, हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमें वो स्ट्रिंग प्रेजेंट चाहिए। प्लस हम ये मैसेज इसलिए प्रिंट कर रहे हैं ताकि जब ये मैसेज प्रिंट हो तो हम श्योर हो जाएं कि अब की बार इस पार्टिकुलर क्लास जो कि स्क्लेन ट्रायंगल क्लास है, इसके लिए जब टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल नहीं हो रहा है, ट्रायंगल क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल नहीं हो रहा है, बल्कि जो नियरेस्ट इसका अपना इम्प्लीमेंटेशन है, ओवररिटन इम्प्लीमेंटेशन है टू स्ट्रिंग का, वो वाला इम्प्लीमेंटेशन कॉल हो रहा है। भले ही इसके अंदर से हमने पेरेंट क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल कर रखा है और उसमें कुछ और कर रखा है, वो एक अलग सी बात है, राइट, सही है। नाउ लेट्स गो टू द टेस्ट ट्रायंगल क्लास एंड लेट्स रन द कोड अगेन, लेट्स सी। देखिए, यहाँ पे इन दोनों के लिए मैसेज नहीं आया, इक्विलैटरल के लिए ये मैसेज नहीं आया, आइसोस्केलेस के लिए मैसेज नहीं आया। यहाँ पे क्या मैसेज आया साथ में, वी आर इन द टू स्ट्रिंग ऑफ स्क्लेन ट्रायंगल एंड नॉट टू स्ट्रिंग ऑफ द ट्रायंगल क्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल, जो कि रेफरेंस वेरिएबल तीनों का क्या है, ट्रायंगल क्लास का है। रियल में जब ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल होंगे तो मेथड जो सच में जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है उस पर ही कॉल होंगे, और उस पर कॉल होने का मतलब क्या है, उस
ऑब्जेक्ट का में जो मतलब जो क्लास जिसकी है वो उस ऑब्जेक्ट का जो नियरेस्ट ओवररिडन मेथड होगा कॉल वहाँ पे जाएगी। अब इस क्लेन का नियरेस्ट ट्विस्टिंग मेथड कौन सा था जो इस क्लेन के अंदर डिफाइंड था, राइट? करेक्ट। आइसोस्केलेस और इक्विलेटरल के लिए अभी भी जो नियरेस्ट है वो कौन सा है? ट्राइंगल वाला है, ट्विस्टिंग, राइट? इसी को क्या बोलते हैं हम? डायनेमिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, करेक्ट। क्योंकि ये ओवरराइडिंग के केस को हैंडल कर रहा है। ओवरलोडिंग के केस में क्या बोलते थे? स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है, उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई भाई? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, साथ में क्या प्रिंट कर रहा है? पैरामीटर ट्राइंगल डॉट कैलकुलेट पैरामीटर। कैलकुलेट पैरामीटर किस किस क्लास में है जल्दी से बताइए देख करके। सिर्फ ट्राइंगल में, राइट? इसमें सबका इम्प्लीमेंटेशन यही है, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, यही पैरामीटर होता है, राइट? तो चाहे कोई भी ट्राइंगल क्यों ना हो, कॉल कहाँ से होगा? ट्राइंगल क्लास के इम्प्लीमेंटेशन से ही होगा। कोई स्पेसिफिक ओवररिडन इम्प्लीमेंटेशन किसी भी सब टाइप पे हमने प्रोवाइड नहीं करा है, राइट? अब ध्यान दीजिए, T1 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, T2 आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, T3 स्केलेट ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेथड कॉल होगा कैलकुलेट एरिया, एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल डॉट कैलकुलेट एरिया। कैलकुलेट एरिया कहाँ का डिफाइंड है ये बताइए? ट्राइंगल में तो है, बाकी सब में है क्या? बाकी इक्विलेटरल आइसोस्केलेस स्केलेन तीनों में है क्या? है नहीं, सिर्फ इक्विलेटरल में है, सिर्फ इक्विलेटरल में होगा। देखो ध्यान देखो, सिर्फ इक्विलेटरल में होगा क्योंकि इक्विलेटरल का ही फॉर्मूला चेंज हो रहा है। इक्विलेटरल का शॉर्ट फॉर्मूला होता है, तो हमने कैलकुलेट एरिया जो मेथड ओवरराइड करा वो हीरोन्स फार्मूला को यूज ना करके इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फार्मूला यूज करा। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटेशन कम हो रहे थे, तो हमने कल देखा था कि स्पीड भी फास्ट हो जा रही है उसकी, यानी कम टाइम ले रहा है कैलकुलेशन में, राइट? जब हम मासिव कैलकुलेशन कर रहे हैं तो, राइट? तो T1 जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल को पॉइंट कर रहा है, उसमें जो कैलकुलेट एरिया मेथड कॉल होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अपने ओवररिडन कैलकुलेट एरिया मेथड पे कॉल जाएगी डायनेमिक बाइंडिंग के थ्रू। अदरवाइज बाकी दोनों में चूंकि स्केलेन और आइसोस्केलेस में अपना कैलकुलेट एरिया नहीं है, तो कॉल कहाँ जाएगी? ट्राइंगल वाले कैलकुलेट एरिया में जो हीरोन्स फार्मूले को यूज कर रहा है, ठीक है भाई? क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के कैलकुलेट एरिया मेथड के अंदर कोई स्पेसिफिक मैसेज प्रिंट नहीं करा है, तो कोई मैसेज आपको नजर नहीं आएगा, बट बाइंडिंग वही जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहें तो एक काम करें, यहाँ से राइट क्लिक करें, ब्रेक पॉइंट लगाएं, ठीक है। ये देख रहे हैं बार, इसे मैंने एक राइट क्लिक करा और ये टॉगल ब्रेक पॉइंट आता है, इसको क्लिक करके दिया तो एक ब्लू कलर का छोटा सा बिंदु आ जाता है। तो ये बिंदु का मतलब है जब कोड रन करेगा तो इस लाइन पे आके रुकेगा, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ को नेविगेट करके चेक कर सकते हैं कंट्रोल कहाँ जा रहा है, वेरिएबल्स में वैल्यूज़ क्या जा रही हैं, सब चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक बार इसको चलाने के लिए इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ रन आपको करना पड़ेगा डीबग एज जावा एप्लीकेशन। अब देखते हैं क्या हो रहा है। प्रोसीड, स्विच टू पूछेगा कि आप अपने पर्सपेक्टिव को स्विच करना चाहते हैं फ्रॉम नॉर्मल जावा से डीबग पर्सपेक्टिव पे, आपको कहना पड़ेगा स्विच, अलाउ करना पड़ेगा। जब ऐसा करेंगे तो देखेंगे एक विंडो इधर खुल गया, एक विंडो इधर खुल गया। इधर वेरिएबल्स का विंडो है और इधर आपका थ्रेड का विंडो है, थ्रेड, ठीक है। अभी इसमें मेन थ्रेड दिखा रहा है, यानी जिस क्लास के अंदर मेन फाइल डिफाइंड है वो चल रहा है, वो बाकी क्लासेस से कोऑर्डिनेट करके उनके ऑब्जेक्ट बना रहा है, राइट? तो ये मेन थ्रेड है।
अगर हम मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन लिखते तो यहाँ मल्टीपल थ्रेड्स आपको दिखते, ठीक है। इसलिए ये जो फीचर होता है डिबग का, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन को भी डिबग करने में एक्सट्रीमली यूजफुल होता है, क्योंकि वहाँ सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है ना, कि कहीं एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के शेयर्ड स्टेट को ओवरराइड तो नहीं कर दे रहा है जो उसके आउटपुट को करप्ट कर दे। तो वहाँ आपको सबके वेरिएबल्स अलग अलग देखने पड़ेंगे कि इसमें क्या जा रहा है, उसमें क्या जा रहा है, सब चीज़ अलग, थ्रेड अलग अलग देखने पड़ेंगे। तो वहाँ मल्टीपल थ्रेड्स आपको दिखेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग आईडी जो इस तरह की सपोर्ट आपको देता हो ना डिबगिंग के, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। विजुअल स्टूडियो में ठीक ठाक है, लेकिन आई डोंट थिंक मतलब इतना अच्छा मुझे नहीं मिलता है उसमें, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है प्लगइन्स वगैरह हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, तो वो देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ वेरिएबल में क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। ऑब्जेक्ट किसका दिख रहा है, इक्वल ट्रायंगल। साइड 555। कंट्रोल कहाँ आया, कंट्रोल आया ट्रायंगल डॉट टू स्ट्रिंग में, ठीक है। मैंने कहा FN प्लस F6, एक लाइन आगे बढ़ गए, उसने मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन कैलकुलेट पैरामीटर, हम आगे बढ़ गए, हम एक्चुअली मेथड के अंदर चले गए, F5 कर दिया मैंने आपकी बार। तो ये देखिए ट्रायंगल क्लास खुला है, ट्रायंगल क्लास के कैलकुलेट पैरामीटर में आया है। यहाँ से हमें साइड 1 साइड 2 साइड 3 रिटर्न करेगा, और हम अगली लाइन पे आएंगे, ये प्रिंट कर देगा, राइट। अब अगर हम ये जो ट्रायंगल डॉट कैलकुलेट एरिया है, इस लाइन को स्टेप ओवर कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन से कैलकुलेट एरिया में गया है। ऑब्जेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कैलकुलेट एरिया में जाना चाहिए, क्योंकि कोई हमने मैसेज प्रिंट नहीं कर रखा है तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेप ओवर F6 ना करके F5 करेंगे, जिससे कैलकुलेट एरिया मेथड के अंदर जाएगा। तो F5 किया तो अब इसके अंदर गया। अब देखिए ये कौन सा कैलकुलेट एरिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला है। फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहा है, हीरोन्स यूज़ कर रहा है या इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज़ कर रहा है, नॉर्मल यूज़ कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, राइट। F6 आगे बढ़िए आप, और जब आप आगे बढ़ेंगे इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई, एरिया निकल गया, राइट। फिर आगे बढ़े, इसने प्रिंट कर दिया लाइन, अगले उस पर आए हम, दूसरा प्रिंट ट्रायंगल इन्फो जा रहा है T2 आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, राइट। F6 हम आगे आए, प्रिंट ट्रायंगल इन्फो में आया, ये दोनों हमने प्रिंट कर लिया। अब जो कैलकुलेट एरिया है इसमें हम अगर अंदर घुसेंगे तो हम क्या दिखेंगे, अब की बार किसके अंदर घुसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर नहीं घुसा है, ट्रायंगल क्लास है, क्योंकि आइसोसेलेस के लिए कैलकुलेट एरिया डिफाइंड नहीं था। तो ये ट्रायंगल क्लास के कैलकुलेट एरिया में गया है, जहाँ पे हीरोज फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेम थिंग विल हैपन फॉर द स्केलेन एज वेल, ठीक है। तो इस तरह भी आप जब फ्लो को समझना चाहें कि एक्चुअली क्या हो रहा है, समझ में बात ना आ रहा हो, तो इस तरह डिबग करके देख सकते हैं, ठीक है। एक बार जब आपने डिबग करके देख लिया, वापस से जावा पर्सपेक्टिव में आना चाहें तो जावा पे क्लिक कर दें, ये डिबग का बटन है, ये जावा का बटन है। अब वापस से जावा के पर्सपेक्टिव में आके वो सारे विंडो चले जाएंगे, ठीक है गाइस, क्लियर है। नाउ लेट्स कम बैक टू टेस्ट ट्रायंगल क्लास। अब देखिए ये तो एक सिंपल सा हमने ऑब्जेक्ट बना करके एक मेथड के अंदर चीज़ों को कॉन्सोलेट करके प्रिंट करके चेक कर लिया। अब बारी बारी हटाते हैं ये टेस्ट केसेस। ये पहली लाइन क्या कह रही है, कमेंट बताइए, वैलिडेशन डिमॉन्स्ट्रेशन अनकॉट एक्सेप्शन, ठीक है। अभी जो नीचे सारे हैं ना, वो सारे वैलिडेशन जो हमने लगा रखे हैं ट्रायंगल क्लास में और उनकी सब क्लासेस में, उनके वैलिडेशन को हम चेक करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं, राइट। अगर उनमें वैलिडेशन सक्सेस होता है तब तो कोड सही चलेगा, अगर अनसक्सेसफुल होता है तो हमने जगह जगह थ्रो एक्सेप्शंस लगा रखे हैं, है ना, करेक्ट। तो वो टाइप के एक्सेप्शन थ्रो होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला वाला जो है ये मैंने लिख रखा है कॉमन वैलिडेशन नॉन पॉजिटिव साइड, और ये इसका जो कोड लिख रखा है वो कहाँ लिख रखा है, बेस ट्रायंगल के अंदर लिख रखा है, बेस ट्रायंगल के अंदर लिख रखा है नॉन पॉजिटिव साइड। बताइए किस मेथड के अंदर लिख रखा है, खोज के बताइए। ये नॉन पॉजिटिव साइड अगर हम पास कर देंगे
जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, देखिए राइट क्लिक, सोर्स, रिमूव ब्लॉक कमेंट, कंट्रोल शिफ्ट एफ, अच्छा ये कमेंट की लाइन थी तो इसको ऊपर जाना चाहिए। हाँ, अब बताइए क्या होगा। कहाँ है बताइए? ट्रायंगल क्लास के अंदर है, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ नॉन पॉजिटिव साइड, तो नॉन पॉजिटिव साइड कौन सी है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? देखिए इसमें दो तरह के वैलिडेशन फेल होंगे। पहला कौन सा फेल होगा? दो है, चलो ऑर्डर छोड़ दो, अब बताओ दो कौन कौन से हैं जो फेल होंगे? एक तो ये है कि नॉन पॉजिटिव साइज है जीरो, कोई ट्रायंगल जीरो साइज लेंथ का नहीं हो सकता, राइट? कोई एक साइड भी जीरो नहीं हो सकता, नॉन पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, बना रहे हैं हम ऑब्जेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हमने वैलिडेशन लगा रखा होगा कि साइड सारे इक्वल होने चाहिए, वो भी फेल हो रहा है, दो फेल होगा। अब ये कंट्रोल जब जाएगा यहाँ से तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? मैं यहाँ पे डीबग पॉइंट लगा रहा हूँ, डीबग पॉइंट लगाया मैंने इस लाइन पर, ठीक है, जहाँ मैं इनवैलिड इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँ, रन एस करूँ या डिबग एस करूँ? डिबग एस, डिबग एस जावा एप्लीकेशन मुझे पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए बोलेगा और मैं पर्सपेक्टिव चेंज कर देता हूँ। एक मिनट, अब बोल रहा है, चेंज करा मैंने, क्या हुआ? अच्छा पुराना थ्रेड अभी चल रहा है क्या? टर्मिनेट एंड रीलॉन्च, उससे पहले मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, टॉगल ब्रेकआउट इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं है ना। अब मैं टर्मिनेट एंड रीलॉन्च कर देता हूँ। अब देखिए कंट्रोल कहाँ आया, इसी जगह पे आया, पुराना डीबग पॉइंट मैंने हटा दिया, वो हम देख चुके हैं, अब खामखा जाके रुकेगा, मैं स्टेप ओवर करके आऊँगा, क्या फायदा, यहाँ पे लगा दिया मैंने। ये कहाँ जा रहा है? सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के उस कंस्ट्रक्टर पे जा रहा है जो 3 आर्गुमेंट्स लेता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताइए कितने कंस्ट्रक्टर हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर हैं? दो है, कौन कौन से हैं? एक 1 आर्ग है, एक 3 आर्ग है, राइट। 1 आर्ग किस लिए? क्योंकि तीनों साइड इक्वल होने हैं, तो एक ही साइड में पास कर दें, वो इक्वल ले ले। दोनों की विजिबिलिटी बताइए है? दोनों की विजिबिलिटी पब्लिक है। अच्छा ये बताइए कि लेट्स गो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर अ व्हाइल, यहाँ जाके चेक करते हैं। यही है, करेक्ट। अब देखिए ये बताइए कि ये वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इसमें हम तीनों साइड अलग अलग भी दे रहे हैं, ठीक है, तो ओके हम यहाँ से इसमें आ रहे हैं, ओके देखो सही डिसीजन ये होना चाहिए था कि हमको यही इक्विलेटरल ट्रायंगल अलाउ करने देना चाहिए था, इसी कंस्ट्रक्टर को अलाउ करना चाहिए था जो एक साइड ले रहा हो, राइट। और यहाँ हमने, और इनफैक्ट हमने करा भी यही है, इससे दिस हमने कॉल करा है, राइट, है ना। तो फिर यहाँ से यहाँ पे गया है, अगर हम एक साइड दे रहे हैं तो एक साइड 3 में कन्वर्ट होकर के, क्योंकि इसको सुपर ट्रायंगल वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, वहाँ साइड 1 साइड 2 साइड 3 3 वेरिएबल डिफाइंड है, तो 3 वेरिएबल में पास होना है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो 3 वेरिएबल में पास होना है, तो हमने दिस से कॉल किया है इस पर। आइडली
बाहर के कोड से, यानी जो टेस्ट ट्रायंगल क्लास का जो कोड है उसके अंदर से इसको कॉल होने का मैकेनिज्म ही नहीं प्रोवाइड करना चाहिए था हमको, ठीक है? क्योंकि ये तो हमारे इंटरनल यूज के लिए है ना, कि अगर हम एक साइड दे रहे हैं तो इंटरनली हमें 3 साइड में कन्वर्ट करके पेरेंट क्लास में भेजना है, ये हमारी इंटरनल लॉजिक है। यूजर तो ये समझता है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं, उसको इसको यूज करने की जरूरत ही क्यों है? इनफैक्ट उसके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो हमें करना ये चाहिए था, इसकी विजिबिलिटी हमको प्राइवेट कर देनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर में भी विजिबिलिटी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट चारों एप्लीकेबल है, जस्ट लाइक वेरिएबल एंड मेथड। तो वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इन सब में चारों विजिबिलिटी कंट्रोल अलाउड है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। सिर्फ क्लास में पब्लिक एंड डिफॉल्ट, याद रहेगा? तो हमें इसको प्राइवेट करना चाहिए था। अगर हम इसको प्राइवेट करते तो ये क्या कह रहा है कि अच्छा भाई आप डिबग कर रहे थे, इसको टर्मिनेट कर दो। मैं टर्मिनेट कर दिया मैंने। एक बार टेस्ट ट्रायंगल में आके देखो क्या प्रॉब्लम आई। टेस्ट ट्रायंगल में आए हम तो हमें, एक मिनट जावा पर्सपेक्टिव में जाता हूँ मैं। देखिए एरर कहाँ आई, कई जगह आई इनफैक्ट। ये क्या आ गया, गलत बोल दिया मैंने। ये देखिए एरर यहाँ आई, एंड दिस इज अ गुड थिंग। यही तो हम रोकना चाह रहे थे कि यूजर ये कंस्ट्रक्टर यूज ना कर पाए। अगर इसकी जगह ये ऐसे करता तो शायद हमारा न सिर्फ यूजर के लिए जो हम कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देख के यूजर के लिए समझना भी आसान होता। यूजर मतलब जो कोड लिख रहा है, डेवलपर, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जो होता है उसी हिसाब से कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया गया है। बल्कि मेरा एक काम और बचता। बताइए क्या काम बचता? अगर हमने ऐसा किया होता, अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट हम बना पा रहे हैं, इनफैक्ट सही तरीके से बना पा रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी बनेगा, राइट? लेकिन अब तक जितने भी कोड हमने लिखे हैं उसमें एक काम हमारा बचता। अभी मैंने आपसे क्या पूछा था, कौन कौन से 2 वैलिडेशन इसमें चेक होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में? एक साइड के निगेटिव होने का जो वैल्यू हमने पास कर रखा था, जैसे 0 पास कर रखा है, मतलब पॉजिटिव ना होने का, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव, 0+1 0 से अबव ना होने का, राइट? ठीक है। दूसरा क्या था? तीनों साइड की इक्वलिटी का चेक होना। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने तीनों साइड की इक्वलिटी का वैलिडेशन लगा रखा है, कहाँ लगाया देखिए, साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2, साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3, ये कहाँ लगा रखा है? कंस्ट्रक्टर में लगा रखा है, राइट? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन कभी आती ही नहीं, ये कंडीशन कभी आती ही नहीं। गाइस बात समझ में आ रही है? तो डिजाइन का राइट अप्रोच यही होना चाहिए कि आप इस लेवल तक चीज को सोचिए, ठीक है, करेक्ट? जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग अभी मैं अलाउ करता हूं कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये भी समझ रहा होगा कंस्ट्रक्टर के प्राइवेट करने का क्या मतलब है, क्यों हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट अलाउ करेंगे, जबकि कंस्ट्रक्टर का मतलब ही होता है कि उसको ऑब्जेक्ट बनने टाइम उसका इन्वोक होना ही जरूरी है, बिना इन्वोक हुए ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगा। तो अगर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है उस केस में तो ये बात समझ में आ गई कि अगर एक कंस्ट्रक्टर सिर्फ पब्लिक है बाकी सारे प्राइवेट भी हैं तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक भी कंस्ट्रक्टर पब्लिक ना हो, सारे ही प्राइवेट हो। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए सिंगलटन फैक्ट्री पैटर्न, सिंगलटन फैक्ट्री पैटर्न कॉपी में नोट कर लो। इंटरव्यू में इन चीज़ों की बात करोगे तो बहुत फायदा होगा आपको। सिंगलटन फैक्ट्री पैटर्न, जहाँ पे कंस्ट्रक्टर को आप प्राइवेट रखेंगे, टोटली प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। फैक्ट्री पैटर्न का ही एक वेरिएशन है, फैक्ट्री पैटर्न भी पढ़ लेना साथ में, दोनों चीज कहानी एक साथ समझ में आ जाएगी। सिंगलटन, SINGLETON,
फैक्ट्री पैटर्न का वेरिएशन है ये, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है, शॉर्ट में ये बता दे रहा हूँ। बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स दे करके थॉरोली समझना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा। अगर मेरी बातें आप यहाँ समझ रहे हैं तो वो भी समझ में आ जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। अगर यहाँ से कहानी समझ में आ रही है तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसा हमारा कोड था उसी स्टेट में हम इसको छोड़ देते हैं। हम इसके जो ये ट्राइंगल है इसका कंस्ट्रक्टर जो है इसको पब्लिकली रहने देते हैं, राइट। वापस जा रहे हैं टेस्ट ट्राइंगल क्लास में, यहाँ पे भी मैं इसको अनडू कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 2 वैलिडेशन फेलियर के चांसेस हैं, है ना। एक होगा 0 साइड की वजह से, 0 या नेगेटिव साइड हो, और दूसरा होना चाहिए अनइक्वल साइड्स की वजह से, राइट। अब जब प्रोग्राम हम रन करेंगे तो जब भी कोई पहला एक्सेप्शन आएगा तो दूसरा एक्सेप्शन पे आने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन को कैश नहीं करा है, एक्सेप्शन को हमने हैंडल नहीं करा है कि अगर ये एक्सेप्शन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ हमने यहाँ कोड में नहीं बता रखा है, नहीं बता रखा है ना, राइट। तो जब हमने ये चीज़ नहीं बता रखा है तो जब पहला एक्सेप्शन आएगा यानी पहली एरर आएगी, पहली प्रॉब्लम आएगी, अच्छा एरर में ज़रा कॉशियस रहिएगा, मैं एरर यहाँ जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जावा के टर्म में एरर का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। तो एरर का मतलब यहाँ आप एक्सेप्शन से ही समझिए उसको, क्योंकि एक्सेप्शन हमने अभी फॉर्मली इस क्लास में कवर नहीं किया है, प्रीवियस बीसीए वगैरह में आप पढ़े होंगे, ठीक है, इस क्लास में कवर नहीं करा है, या C++ में पढ़े होंगे इनफैक्ट। तो इसलिए हम अभी जो एरर की हम बात कर रहे हैं हम उसको लिमिट कर रहे हैं एक्सेप्शन तक ही, वरना बाद में एक्सेप्शन और एरर में जावा के केस कंटेक्स्ट में सेपरेटली हम डिस्टिंग्विश करेंगे उसको, ठीक है। तो एरर जो आएगी वो जो प्रॉब्लम आएगी, रात मैं प्रॉब्लम कह देता हूँ, प्रॉब्लम वर्ड कह देता हूँ, जो प्रॉब्लम आएगी, अगर एक प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को हमने रोका नहीं है, यानी उस प्रॉब्लम में कोई दूसरा रास्ता, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर ले, ऐसा कोई सॉल्यूशन हमने कोड में प्रोवाइड नहीं कर रखा है अब तक, तो उस प्रॉब्लम पे कोड बंद हो जाएगा, राइट। अब कोड देख करके बताइए कि 2 प्रॉब्लम जो आने की पॉसिबिलिटी है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, एक की साइड 0 है, दूसरी इस वजह से कि साइड एक अनइक्वल है, इनमें से पहली कौन आएगी, कोड देख के बताइए। साइड 0 वाली आएगी, क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा, एक मिनट, हाँ हेलो हेलो, हेलो, हाँ क्या हुआ, अब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आज मैं देख लूँ। ठीक है भाई, कैसे पता चल रहा है कि कौन सा आएगा, अच्छा ठीक है देख लेते हैं हम, यहाँ डिबग पॉइंट लगा रखा है ऑलरेडी, डिबग पॉइंट लगा रखा है, डिबग करके देख लेते हैं, फ्लो पता चल जाता है डिबग से। तो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किया, सोर्स में गए, नहीं कैसे, हाँ यहाँ से डिबग हो जाता है, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, देन स्विच, इसी लाइन पे आ गए हम, राइट। इसके अंदर जाते हैं, जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर जाते हैं F5 से, राइट। आपके लैपटॉप में फंक्शन की अगर है तो फंक्शन की दबा के F5 दबाना पड़ेगा आपको, दबाया। अब देखिए साइट को जो चेक कर रहा है वो बाद में कर रहा है,
इससे पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। सुपर साइड 1 साइड 2 साइड 3 का मतलब ट्राइंगल क्लास का जो पेरेंट क्लास है, सुपर टाइप जो है, उसके कंस्ट्रक्टर पे कॉल जा रही है। ठीक है, सुपर डॉट अगर कोई मेथड नाम में यूज कर रहा होता तो पेरेंट क्लास के मेथड पे कॉल होती। ठीक है, लेकिन सुपर के ब्रैकेट में मैंने लिखा है इसका मेथड, इसका मतलब क्या, ये कंस्ट्रक्टर कॉल है। ठीक है, जैसे दिस के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल था, तो ये डेलीगेशन हो रहा है पेरेंट क्लास को। ठीक है, तो ये सुपर में कॉल जाएगी, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ F5 से। अब देखिए, जो इक्वलिटी वाला वैलिडेशन था उसका कभी पहुंचेगा नहीं, उससे पहले ही ये क्या करेगा, वैलिडेट ट्रायंगल में आ जाएगा। राइट, वैलिडेट ट्रायंगल के अंदर जा रहा हूँ मैं, जब वैलिडेट हो जाएगा तभी साइड सेट होंगे सारे। राइट, तो वैलिडेट ट्रायंगल के अंदर जा रहे हैं, यहीं पे चेक हो रहा, इफ S1 इज लेस देन इक्वल टू 0 और S2 इज लेस देन इक्वल टू 0 और S3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इनफैक्ट यहाँ भी दो वैलिडेशन लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो 0 या किसी एक साइड के 0 या लेस देन के लिए है, और एक जो है वो किस लिए है, दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड के सम से बड़ा होना चाहिए, है ना, ये वाला ट्राइंगल इनइक्वालिटी चेक जो हर ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो किसी टाइप का ट्राइंगल हो। ठीक है, इसीलिए इन वैलिडेशंस को हमने ट्राइंगल क्लास में मूव करा है, स्पेसिफिक ट्राइंगल के सब क्लास के इम्प्लीमेंटेशन मूव नहीं करा है, क्योंकि जो जनरल कोड है ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जनरलाइज्ड है। राइट, तो ये रीयूज हो जाएगा, अपने आप इनहेरिट हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। राइट, करेक्ट। तो अब ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी? ट्रू हो जाएगी ना, S1 जो है वो 0 है ना, ट्रू होने का मतलब ही तो है कि इसके अंदर आएगा। अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, मैं F6 कर रहा हूँ की बार, तो ट्रू हुई तो इसके अंदर आया। अब इस लाइन पर, अब यहाँ इंस्ट्रक्शन है कि प्रॉब्लम है, तो एक काम करो, एक प्रॉब्लम को बताने के लिए एक प्रॉब्लम को थ्रो कर दो किसके पास, उसके पास जहाँ से ये कॉल आया है। ठीक है, तो वो जो थ्रो हम कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्शन की फॉर्म में कर रहे हैं। तो व्हाट इज एक्सेप्शन, एनी एबनॉर्मल सिचुएशन that can disrupt or halt the execution of the program if it is remain unhandled। ठीक है, अनहैंडल्ड रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमने नहीं करा है, मतलब ऐसा नहीं करा है कि इफ दिस एक्सेप्शन इज थ्रोन देन चेंज द साइड फ्रॉम 0 to something else, रन द कंस्ट्रक्टर अगेन। राइट, अगर ये स्टेटमेंट हमने लिखा होता तो वो इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा होता ना। अगर कुछ इस टाइप का एल्गोरिथम हमने लिखा होता यहाँ पर, इफ, फिर सुनो, कंफ्यूज हो रहे हो आप, इफ दिस एक्सेप्शन इज थ्रोन, ठीक है, या इससे पहले मैं चेक कर लेता, इससे पहले इफ ये जो लाइन्स हैं इनके अंदर हम जाते लिखते, इफ हम कोड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ही कि एक साइड हमारा 0 है या 0 से कम है, तो हम कहते कि इफ S1 इज लेस देन इक्वल टू 0, if S1 is less than equal to 0, change S1 to 1, or if S2 is less than equal to 0, change S2 is 1, or if S3 is less than equal to 0, change S3 is equal to 1 कर देते हैं हम, तो हैंडल हो जाता। ठीक है, करेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी बन जाता। तो ये एक तरह का हैंडलिंग का सिचुएशन है जो सिंपल टर्म में आपको बता रहा हूँ। अगर आप सी लैंग्वेज में हैंडल करेंगे तो ऐसे हैंडल करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हैंडल करने का अलग तरीका है, अलग तरीके होने के से बेनिफिट्स हैं उसके, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सिंपल जो तरीका होता है प्रोसीजर लैंग्वेज में जो होता है वो ये है कि आप इफ एल्स ब्लॉक लगा के हैंडल कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि हैंडल नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे एक्सेप्शन जैसा कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन प्रोग्राम हॉल्ट वहाँ भी करेगा किसी भी गलती होने की वजह से। राइट, तो ऐसा कोई कोड हमने लिखा है जो इस चीज़ प्रॉब्लम को रोक ले? नहीं लिखा है। तो यानी ये जो थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन करा है, ये थ्रो होगा, जैसे एक बॉल थ्रो होती है, एक प्रॉब्लम थ्रो होती है। ठीक है, और जब ये थ्रो होगी तो कंट्रोल कहाँ आएगा वापस से?
कंट्रोल कहाँ आएगा वो देखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। टर्मिनेट हो गया ना प्रोग्राम, कंसोल क्लोज हो गया। वापस से, अच्छा मैं ऐसे ही बताता हूँ, वापस से उसी जगह जाएगा जहाँ से कॉल आया था। कॉल कहाँ से आया था बताओ? कॉल आया था इससे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल से आया था, राइट? इस जगह से सुपर से ये लाइन तो एक्सिक्यूट नहीं हो पाई थी। सुपर को कॉल किसने किया था? जिसने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्टर कॉल किया था। वो किसने किया था? टेस्ट ट्रायंगल क्लास ने किया था, जहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कॉल यहाँ आएगी। ये जो टेस्ट ट्रायंगल मेथड है, क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड चल रहा है, मेन थ्रेड चल रहा है। मेन थ्रेड को कॉल कौन कर रहा है? जेवीएम। अगर आप कमांड लाइन से रन करते तो कैसे कहते? जावा स्पेस टेस्ट ट्रायंगल, यही तो लिखते। इसको कॉल कर रहा है जेवीएम। तो किसी ने भी बीच में इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश नहीं करी, तो प्रॉब्लम जेवीएम के पास गया। जेवीएम ने समझा कि जब किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो मैं कोड को टर्मिनेट कर देता हूँ। कोड आपका टर्मिनेट हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक तरह का पहला इंट्रोडक्शन हो गया आपका एक्सेप्शन के लिए भी। अब इसको मैं एक बार जावा के पर्सपेक्टिव में चला के दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, क्रिएटिंग ट्रायंगल विथ नॉन पॉजिटिव साइड, ये वाला था। एक्सेप्शन की क्लास क्या थी? java.lang.illegal argument exception, जो हमने थ्रो किया था। थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, यानी इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन नाम की एक क्लास है। उसका न्यू जब लगाया तो मतलब नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जहाँ भी न्यू अब लगाते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नया ऑब्जेक्ट बना के थ्रो किया। तो यानी जो प्रॉब्लम थी, यानी जो एक्सेप्शन थी, उसको एक ऑब्जेक्ट में रैप किया, ठीक है? और उस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या था? इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। और जब हमने रैप किया था तो हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि उसके अंदर हम कोई एक मैसेज भी पास कर पाएँ। वो मैसेज क्या था? उसके कंस्ट्रक्टर, ये उसका कंस्ट्रक्टर है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर है, जो एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। और उसके अंदर क्या पास करा हमने? ऑल साइड्स मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, यही मैसेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कंसोल पर, ऑल साइड्स मस्ट बी पॉजिटिव। देख पा रहे हैं? क्लियर है? और ये जो हमें सामने आ रहा है नजर ना, एट 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 ऊपर जा रहा है टिल मेन तक, इसको हम बोलते हैं स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस, स्टैक क्या होता है? कोई चीज़ एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आप रख दे, उसको स्टैक बोलते हैं, राइट? ये स्टैक ट्रेस है। स्टैक ट्रेस का मतलब क्या है कि सबसे नीचे आपको जो दिख रहा है ना, ये लाइन, ये किसकी दिख रही है? जहाँ से सबसे पहले कॉल शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट है आपका टेस्ट केसेस पैकेज के नाम के साथ, टेस्ट ट्रायंगल के क्लास के मेन मेथड के अंदर लाइन नंबर 36, यहाँ से सबसे पहले आपने कॉल शुरू किया बाय ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंस्ट्रक्टर कॉल करके। इसके बाद यहाँ से कहाँ पहुँचा? इसके बाद पहुँचा, हम जाते हैं वापस से कंसोल पर। इसके बाद कंट्रोल आया, चूंकि अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंस्ट्रक्टर के अंदर गया, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर के लाइन नंबर 16 पे पहुंचा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लास है, इसके लाइन नंबर 16 पे पहुंचा। यहाँ से सुपर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर में जाएगा, राइट? अब वो देखिए, वो बता रहा है कि जैसे जैसे एक के ऊपर कॉल के ऊपर कॉल के ऊपर कॉल स्टैक होती जा रही है ना, उसी को ट्रेस में दिखा रहा है आपको। तो अब इसमें देखिए कि अब यहाँ से पहुंचा, ट्रायंगल क्लास से कंस्ट्रक्टर में पहुंचा, है ना? लाइन नंबर 21 यहाँ पे आ गया। यहाँ से कहाँ जाएगा? वैलिडेट ट्रायंगल में जाएगा, राइट? दोबारा से मैं जाता हूँ कंसोल में देखने के लिए क्या कर रहा है। यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ जब तक लाइट आ जाए। ओके, अब यहाँ से कहाँ के देखिए वैलिडेट ट्रायंगल में, राइट? वैलिडेट ट्रायंगल में, और ये किस क्लास में डिफाइन है? ट्रायंगल डॉट जावा के लाइन नंबर 62 पे वैलिडेट ट्रायंगल में यहाँ पे आए, थ्रो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, राइट, विद दिस मैसेज, राइट, ऑल साइड्स मस्ट बी पॉजिटिव।
कंसोल में वापस आते हैं, ये मैसेज आपका फाइनली थ्रेड मेन से आपको मिल गया, ठीक है, क्योंकि मेन किसके कंट्रोल में था, मेन जेवीएम में कंट्रोल में था, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके। ठीक है, ये हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर हमें आगे टेस्ट करना है तो पहले इसको कमेंट में डालना पड़ेगा, वरना यही पे एक्सेप्शन हो जाएगा, तो आगे का हम अनकमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनकमेंट करेंगे तो वहाँ कोड पहुँचेगा ही नहीं, राइट। तो मैं इसको वापस से कमेंट में कर दे रहा हूँ। इस प्रॉब्लम का भी ध्यान रखिएगा कि एक एक चीज़ जो हम टेस्ट कर पा रहे हैं, टेस्ट करने के बाद मैनुअल तरीके से, तो अगले टेस्ट को जो हमें करना है उसको करने के लिए हमें उस लाइन को वापस से कमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो हम कर रहे हैं, ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं, ये डेवलपर का ही काम है। जो टेस्टर्स होते हैं उनकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का काम होता है, या ऑटोमेटेड टेस्टिंग होता है, ठीक है, या दूसरी तरह के सिक्योरिटी रिलेटेड टेस्टिंग होती है उनकी, ठीक है, जिसमें वो ओवरलोड कर देते हैं सिस्टम को, उससे चीज़ें टेस्ट करते हैं, राइट, ठीक है। तो उनका काम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है टेस्टर्स का। टेस्टर्स डेवलपर्स नहीं होते हैं, वो कोड की बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं, या हो सकता है ना रखें, ठीक है। आप डेवलपर हैं, अच्छा, दोनों के कोड टेस्ट करने का तरीका भी अलग अलग होगा। एक आदमी जो अपने कोड, जिसको उसके दिमाग में बसा हुआ है कोड, उसको पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, राइट, तो वो जो टेस्ट केस लिखेगा वो उसी हिसाब से लिखेगा। इनफैक्ट उसके पॉइंट में दिमाग में वही चल रहा हो जो मैंने किया है, वो सारी चीज़ें पास होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। वो अपनी फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा है, जो उसने कोड करी है। जो टेस्टर है उसके पास सिस्टम का एक बाहरी व्यू है, वो इतना जानता है ये हम इनपुट देंगे तो ये आउटपुट होना चाहिए। वो इनपुट को मैनिपुलेट करके आउटपुट को चेक करेगा, आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका काम बस इतना ही है, राइट। तो दोनों के टेस्ट करने के वक्त दिमाग में जो चीज़ें चल रही होंगी वो नज़रिया भी अलग अलग होगा, है ना। इसलिए डेवलपर का काम, ये जो जिसको हम यूनिट टेस्टिंग इसको बोलते हैं ना, जो एक्चुअली वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये डेवलपर का काम होता है। आप जब भी कोई सिंगल फंक्शन भी लिखेंगे तो आपको उसके लिए एक टेस्ट केस ऐड करना पड़ेगा। हर अच्छी कंपनी आपसे ये काम कराती है, उसके कई फ़ायदे होते हैं, आगे भी देखेंगे, ठीक है। एक तो ये है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग से जो कोड में प्रॉब्लम हो सकती है वो आपने अर्ली कैच कर लिया। मान लीजिए एक्सेप्शन थ्रो कर रखा है, आपने हैंडल नहीं कर रखा है, ठीक है, आपने उसके लिए टेस्ट केस लिखा है, ठीक है, फिर आपको ध्यान है अरे मैंने वहाँ थ्रो तो करा था, कैच नहीं करा था, तो आप जाके वहाँ कैच लगाएंगे ना, जैसे अभी हुआ है यहाँ पर, राइट। आप उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, कुछ लॉजिक देंगे उसकी, करेक्ट। तो मैं इसको वापस से, इधर रखिए, मुझे वापस इसको क्या करना पड़ रहा है, कमेंट करना पड़ रहा है, जब हम ट्रिवियल तरीके से ड्राइवर क्लास को यूज़ करके हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड टेस्टिंग क्या है, कॉमन वैलिडेशन, ट्राइंगल इनइक्वालिटी वैलिडेशन। ये क्या चीज़ है भाई, इसको ज़रा अनकमेंट करता हूँ मैं, बताइए देख करके। अच्छा, पहले यहाँ एरर क्यों आ रहा है, कंपाइलेशन में एरर आ रहा है इसको खोलने पर। ट्राइंगल क्लास को इनिशियली हमने, ये कोड मैंने तब लिखा था जब ट्राइंगल क्लास को हमने अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया था, ठीक है। अब तो उसको अब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, और उसकी रीजनिंग हमने डिस्कस कर ली है कि बनना ही चाहिए था। तो अब ये कोड नहीं चलेगा, हमें कोई एक इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, राइट, यानी कोई सब टाइप यूज़ करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। तो कौन सा सब टाइप यूज़ करें कि ये टेस्ट भी हो जाए। क्या टेस्ट करना है हमें, ट्राइंगल इनइक्वालिटी वैलिडेशन, क्रिएटिंग, क्या हम क्रिएट करें, ट्राइंगल वायलेटिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, जो ट्राइंगल क्लास के अंदर हमने एक वैलिडेशन में ये वाला लिखा था, ये वाला ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए, राइट। इसको हम ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो अब ये टेस्ट ट्राइंगल क्लास में ये वैल्यू तो मैंने सही डाली होगी, क्योंकि ट्राइंगल क्लास में जाकर उसको ब्रेक हो रहा होगा,
लेकिन अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किस ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए हमको बताइए? स्केलेन का, राइट, सही बताया, स्केलेन का, क्योंकि तीनों साइड अनइक्वल है तो स्केलेन का बनना चाहिए। SCALENE सही स्पेलिंग है, स्केलेन ट्रायंगल, राइट। ये तो कमेंट का पार्ट था, नीचे आ गया है, ठीक है, इसको यहाँ हटा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना डिबग पॉइंट हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। देखिए वो लाइन कमेंट हुई, डिबग पॉइंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया, इनफैक्ट नोटिस किया होगा आपने, कितना स्मार्ट होता है आईडी। अब इसको रन करके देखें, अगर ये एक्सेप्शन आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमने जो वैलिडेशन लगाया है वो सही लगाया है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको हैंडल नहीं करा है, उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए था उस चीज़ को हमने हैंडल नहीं करा है, ठीक है। या सीधे रन करें, क्या करें बताइए? डिबग एस करें? नहीं, आपको क्या समझ में आ जाएगा सीधे रन एस करते तो सभी के लिए, ठीक है। रन एस कर दे रहा हूँ मैं जावा एप्लीकेशन, प्रोसीड। सीधे देखिए आपका एक्सेप्शन आ गया, क्रिएटिंग ट्रायंगल वायलेटिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और अब के बार क्या मैसेज आ रहा है साथ में? ट्रायंगल इनइक्वालिटी वायलेटेड, मतलब कंस्ट्रक्टर में हमने ये मैसेज दे रखा होगा। वो कंस्ट्रक्टर खोज के बताइए कहाँ पे है, ट्रायंगल क्लास में कहाँ पे है? वैलिडेट ट्रायंगल के अंदर, राइट, ये वाला, राइट, जहाँ ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि दो साइड तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी फेल हो रहा है, कोई एक भी फेल हो रहा है और कंडीशन है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, नाउ अगेन कमिंग बैक टू टेस्ट ट्रायंगल क्लास, ये हमारा टेस्ट हो गया। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से ब्लॉक कमेंट ऐड कर दिया, आगे बढ़ना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेसिफिक वैलिडेशन, ये जो तीन हमने छोड़ रखा था ना, अगर ये नहीं छोड़ा होता तो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती टेस्ट करने की, राइट, ना इसके वैलिडेशन को लिखने की ज़रूरत पड़ती, जैसा कि हमने डिस्कस करा। अब यहाँ दिक्कत है कि हमको इसका वैलिडेशन भी लिखना पड़ रहा है और उसको टेस्ट केसेस भी उसके लिखने पड़ रहे हैं। तो चलिए कंट्रोल शिफ्ट F, इसको हम ले आए इधर। इक्वल ट्रायंगल का वो वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं जो तीन आर्गुमेंट दे रहा है, दो को तो हमने इक्वल दे रखा है, तीसरे को इक्वल नहीं दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिबग पॉइंट, यहाँ से हटा देते हैं, वैसे ये आएगा भी नहीं, कमेंट है तो ब्रेक पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब की बार डिबग करके देख ले रहे हैं, रन एज जावा सॉरी डिबग एज, राइट, डिबग एज जावा एप्लीकेशन, ओके, प्रोसीड, डिबग पर्सपेक्टिव पे स्विच किया। अब देखिए यहाँ से हम बना रहे हैं, राइट, कंट्रोल शुरू कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इक्वल ट्रायंगल का, राइट। F5 करके मैं अंदर जा रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर, कहाँ आया? इक्वल ट्रायंगल कंस्ट्रक्टर के अंदर आया। अभी कहाँ जाएगा? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा, जहाँ ऑलरेडी दो वैलिडेशन लगे रखे हुए हैं, राइट। F5 आगे बढ़ रहा हूँ मैं, F6 वैलिडेट ट्रायंगल के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला पास हुआ, एक्सेप्शन नहीं आया, दूसरा वाला पास हुआ, एक्सेप्शन नहीं आया। ये दोनों कंडीशन अपनी जगह सेटिस्फाई कर रही हैं, तो जो मैंने साइड्स दिए हैं वो ये मान के दिया है कि ये चीज़ पास होनी चाहिए, वो इसीलिए मैंने डिज़ाइन किया है। अगर कभी आप इस कोड में किसी ने चेंज कर दिया तो वो टेस्ट केस फेल हो जाएगा, ठीक है, उसमें पहले यहाँ एक्सेप्शन आ जाएगा, राइट। अब आए वापस से हम ट्रायंगल क्लास के अंदर, तीनों साइड सेट हो गए आपके, साइड सेट होने के बाद अब वापस से आए, अब इक्वलिटी का टेस्ट इक्वलिटी ट्रायंगल के कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के रन होने के बाद वैलिडेशन हो रहा है, ठीक है।
साइड 1 इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 इक्वल टू साइड 3, यानी सारे साइड इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है नॉट की वजह से, नॉट जो लग रखा है, ठीक है, तो इस कोड में इंटर कर जाओ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब ये थ्रो करेगा इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन विद द मैसेज ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आ गया भाई, अलॉन्ग विद द स्टेप ट्रेस। ठीक है, तो दो तीन चीज नोट करिए। एक तो ये है कि मेरी एग्जिस्टिंग बिजनेस लॉजिक में अगर कोई चेंज होता है, ठीक है, तो मेरे जो टेस्ट केसेस हैं उनके आउटपुट में भी चेंज आएगा, राइट। फिलहाल जिस तरीके से हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें डिफिकल्टी ये है कि टेस्ट केसेस जो हम लिख रहे हैं उसमें हर एक टेस्ट केस को चलाने के लिए प्रीवियस टेस्ट केस को हमें कमेंट करना पड़ रहा है ना। एक साथ हम चला दें, हमें सारे प्रॉब्लम पता चल जाए, ऐसा नहीं है मैनुअल तरीके से, राइट। तो मैं इसको बार बार ध्यान इसलिए आपको दिला रहा हूँ ताकि जब हम JUnit से लिखेंगे कोड तब हम देखेंगे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिलेगा। ठीक है, इन प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। अब आइए आइसोस्केलेस ट्रायंगल स्पेसिफिक वैलिडेशन। आइसोस्केलेस क्या होता है? दो साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ मैंने तीनों साइड को अनइक्वल कर रखा है, राइट। लेकिन यहाँ भी मैंने मेक श्योर किया होगा कि इसमें जो ट्रायंगल के दोनों वैलिडेशन है, मतलब जीरो या निगेटिव होने वाले नहीं चलना चाहिए, और आपका दो साइड का सम तीसरी साइड के ऊपर है, इसका वैलिडेशन भी पास होना चाहिए, राइट। तो इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट हो गया, इधर गया, इधर गया। ठीक है भाई, तो डायरेक्टली मैं रन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। पहले मैं जावा परफेक्टली भी चेंज कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ भूल जाएंगे तो आपको फिर लगेगा क्या बात है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, नॉर्मल जो ट्रायंगल के वैलिडेशन थे दोनों पास हो गए। ये क्या कह रहा है? एटलीस्ट टू साइड मस्ट बी इक्वल फॉर एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो ये वैलिडेशन कहाँ लिखा होगा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल के इम्प्लीमेंटेशन यानी चाइल्ड क्लास में लिखा होगा, क्योंकि उसका स्पेसिफिक है। ठीक है, देन वापस से मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। इस क्लेन ट्रायंगल का जो लास्ट वैलिडेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे। हटाया मैंने, ठीक है। इसमें क्या वैलिडेशन कर रखा है? इस क्लेन में तीनों साइड अनइक्वल होने चाहिए। मैंने वैल्यूज आइसोस्केलेस टाइप का दे रखा है, राइट। तो ट्रायंगल के वैलिडेशन पास होने चाहिए, लेकिन इस क्लेन के तीनों साइड के अनइक्वल वाले वैलिडेशन फेल होने चाहिए, राइट। और इसका इम्प्लीमेंटेशन इस वैलिडेशन कहाँ कर रखा होगा मैंने? किस चाइल्ड क्लास में? इस क्लेन ट्रायंगल चाइल्ड क्लास में, राइट। इसको रन कर लेते हैं। देखिए, बता भी रहा है, और ये बता भी रहा है इस क्लेन ट्रायंगल के अंदर से ये मैसेज इस चैप्टर टेस्ट में आया है। ठीक है, लाइन नंबर 13 से, लाइन नंबर 13 में थ्रो हुआ, ये देखिए, करेक्ट। तो गाइस क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके भाई।